इन दिनों मेरी बेटी रश्मि का मेलजोल अपने सहकर्मी रजत के साथ काफ़ी बढ़ गया है। मेरी चिंता का विषय रजत का शादीशुदा होना है। रश्मि एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। रजत सीनियर मैनेजर है। मेरी बेटी अपने काम में काफ़ी होशियार है, परंतु रजत के साथ उसकी नज़दीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी सुषमा बेटे के पास गई थी। अब वहाँ फ़ोन करके दोनों को क्या बताता। स्थिति का सामना मुझे स्वयं ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। मेरा इस नगर में नया नया तबादला हुआ था। परिवार गुड़गांव में ही छोड़ दिया था। वैसे भी सुषमा उस समय गर्भवती थी। विक्रम भी बहुत छोटा था और सुषमा का अपना परिवार भी वहीं था, इसलिए मैंने उनको यहाँ लाना उचित नहीं समझा था। वैसे भी 2 साल बाद मुझे दोबारा पोस्टिंग मिल ही जानी थी। मैंने एक घर किराए पर ले लिया था। वहाँ से मेरा बैंक भी पास में पड़ता था। पड़ोस में भी एक नया परिवार आया था, एक औरत और तीसरी में पढ़ने वाले 2 जुड़वा बच्चे। मेरे बैंक में काम करने वाले राकेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वह औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह उस औरत को नौकरी मिली थी। बच कर रहना संजय जी, बड़ी चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती। जाते जाते राकेश बाबू ये बताना नहीं भूले थे, शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा वह सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैंने पूछा। जी सर, मेरी चाबी कहीं गिर गई है। बच्चे आने वाले हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आप परेशान ना हो, आओ मेरे घर में आ जाओ। जी, मेरा मतलब आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। जी, मैं यहीं इंतज़ार कर लूँगी, जैसी आपकी मर्ज़ी। थोड़ी देर बाद रिधिमा जी के घर की चाबी बन गई और मैं उनके घर में बैठकर चाय पी रहा था। थोड़ी देर बाद उनके बच्चे भी आ गए। दोनों मेरे बेटे विक्रम की ही उम्र के थे। पल भर में ही मैंने उनका दिल जीत लिया। जितना समय मैंने शायद अपने बेटे को नहीं दिया था, उससे कहीं ज़्यादा मैं अभी और निधि को देने लगा था। उनके साथ क्रिकेट खेलना, पढ़ाई में उनकी सहायता करना, रविवार को उन्हें लेकर मंडी के चाट खाने का तो जैसे नियम ही बन गया था। रिधिमा जी अब रिधिमा हो गई थी। अब किसी भी फैसले में रिधिमा के लिए मेरी अनुमति महत्वपूर्ण हो गई थी। इसीलिए मेरे समझाने पर उसने अपने दोनों बच्चों को स्कूल के बाकी बच्चों के साथ पिकनिक पर भेज दिया था। सरकारी बैंक में काम हो या न हो, हड़ताल होती ही रहती है। हमारे बैंक में भी 2 दिन की हड़ताल थी, इसीलिए उस दिन मैं घर पर ही था। छुट्टी के दिन मैं रिधिमा के घर ही खाना खाता था, परंतु उस रोज़ बात कुछ अलग थी। घर में दोनों बच्चे नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ रिधिमा? अरे संजय जी, अब क्या आपको भी आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी? खाना खाकर दोनों टीवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे लगा रिधिमा कुछ ऐसी है। क्या हुआ रिधिमा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द है। अपनी जगह से उठकर मैं उसका सर दबाने लगा। सर दबाते दबाते मेरे हाथ उसके कंधे तक पहुंच गए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हम किसी और ही दुनिया में खोने लगे। रिधिमा ने आंखें नहीं खोली। मैं धीरे धीरे उसके करीब आता चला गया। दिल ने दिल की आवाज़ सुन ली थी। उसके कानों के पास जाकर मैं धीरे से फुसफुसाया, प्लीज़ आंखें नहीं खोलना तुम। आज बंद आंखों में मैं समाया हूँ। दोनों के बीच की खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मुझसे नाराज़ तो नहीं हो तुम? नहीं, परंतु अपने आप से हूँ। आप शादीशुदा हैं और रिधिमा, सुषमा से मेरी शादी महज एक समझौता है जो हमारे परिवारों के बीच हुआ था। बस उसे ही निभा रहा हूँ। प्रेम क्या होता है ये मैंने तुमसे मिलने के बाद ही जाना है, परंतु विवाह। रिधिमा, क्या 7 फेरे प्रेम को जन्म दे सकते हैं? 7 फेरों के बाद पति पत्नी के बीच वासना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं। क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है रिधिमा? प्रेम शक्ति देता है, कमज़ोर नहीं करता। हाँ, वासना पछतावा उत्पन्न करती है। जिस पुरुष से मैंने विवाह किया उसे केवल अपना शरीर दिया, परंतु मेरे दिल तक तो वह कभी पहुंच ही नहीं पाया। फिर जितने भी पुरुष मिले उनकी गंदी नज़रों ने उन्हें मेरे दिल तक आने ही नहीं दिया, परंतु आपने मुझे एक शरीर से ज़्यादा इंसान समझा। इसीलिए वह पुराना संस्कार जिसे अपने खून में पाला था कि विवाहेतर संबंध नहीं बनाना, आज टूट गया। शायद आज मैं समाज के अनुसार चरित्रहीन हो गई। फिर कई दिन बीत गए। मौका मिलते ही हम काफ़ी समय साथ बिताते, एक साथ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, फिल्म देखना और फिर घर आकर अभी और निधि के साथ सोने के बाद एक दूसरे की बाहों में खो जाना दिनचर्या में शामिल हो गया था। ऑफिस में भी दोनों के बीच आंखों ही आंखों में प्रेम की बातें होती रहती थी। बीच बीच में मैं अपने घर आ जाता और सुषमा के लिए और दोनों बच्चों के लिए ढेर सारे उपहार भी ले जाता। रश्मि का भी जन्म हो चुका था। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। अब सुषमा मुझ पर तबादला करवाने
का दबाव डालने लगी थी। इधर रिधिमा भी हमारे रिश्ते का नाम तलाशने लगी थी। मैं अब इन दोनों औरतों को नहीं संभाल पा रहा था। दो नावों की सवारी में डूबने का खतरा लगातार बना रहता है। अब समय आ गया था किसी एक नाव में उतर जाने का। रिधिमा से मुझे वह मिला जो मुझे सुषमा से कभी नहीं मिल पाया था, परंतु ये भी सत्य था कि जो मुझे सुषमा के साथ रहने में मिलता वह मुझे रिधिमा के साथ कभी नहीं मिल पाता, और वह था मेरे बच्चे और सामाजिक सम्मान। ये सब कुछ सोचकर मैंने तबादले के लिए आवेदन कर दिया। तुम गुड़गांव जा रहे हो? रिधिमा को पता चल गया था। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी उससे ये बात छिपाने की। बोला, हाँ वहाँ जाना तो था ही, और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझी। देखो रिधिमा, मैं इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता हूँ, पर तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। हाँ करता था, परंतु अब नहीं करते। तब मैं होश में नहीं था, अब हूँ। तुम कहते थे सुषमा मान जाएगी, तुम मुझसे भी शादी करोगे। अब क्या हो गया? तुम पागल हो गई हो क्या? एक पत्नी के रहते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या जो हमारे बीच था वह महज? रिधिमा देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जो भी हुआ उसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी। तुम मुझे छोड़ने का निर्णय ले रहे हो, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं। दुख मुझे इस बात का है कि तुमने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम शायद मुझे बिना बताए ही चले जाते। क्या मेरे प्रेम को इतने सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम्हें मुझसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया और अब मन भर जाने पर मुझे हाँ किया जाओ, क्या कर लोगी? पूरी कीमत चुकाई है मैंने। बताओ तुम्हें कितना खर्च किया है मैंने तुम्हारे ऊपर, कितना नीचे गिर गया था मैं, कैसे बोल गया था मैं, वह सब। ये मैं भी जानता था कि रिधिमा ने कभी खुद पर या अपने बच्चों पर ज़्यादा खर्च नहीं करने दिया था। उसके अकेलेपन को भरने का दिखावा करते करते मैंने उसी का फ़ायदा उठा लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज जो तुमने मेरे साथ किया है वह किसी और लड़की के साथ न करो। इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलनी ज़रूरी है। तुम जैसा इंसान कभी नहीं सुधरेगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। उसके बाद रिधिमा ने मुझ पर रेप का केस कर दिया। केस की बात सुनते ही सुषमा और मेरी ससुराल वाले और परिवार वाले सभी यहाँ आ गए। मैंने रो रो कर सुषमा से माफ़ी मांगी। अगर मैं किसी पुरुष के साथ संबंध बनाकर तुमसे माफ़ी की उम्मीद करती तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते संजय? मैं एकदम चुप रहा। क्या जवाब देता? चुप क्यों हो, बोलो। शायद नहीं, यकीनन तुम मुझे माफ़ नहीं करते। पुरुष जब बेवफाई करता है तो समाज नारी से उसे माफ़ करके आगे बढ़ने की उम्मीद करता है, परंतु जब यही गलती एक नारी से होती है तो समाज उसे पता नहीं क्या क्या नाम दे डालता है। जिस नारी से मुझे नफ़रत होनी चाहिए थी, मुझे उस पर दया भी आ रही है और गर्व भी हो रहा था, क्योंकि इस पुरुष दंडी समाज को चुनौती देने की कोशिश उसने की थी। तो तुम मुझे माफ़ नहीं, मैं उसके जैसी साहसी नहीं हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें माफ़ एक माँ कर रही है। एक पत्नी और एक नारी के अपराधी तुम हमेशा रहोगे। शर्म से गर्दन झुक गई थी मेरी। पूरा मोहल्ला रिधिमा पर थू थू कर रहा था। वैसे भी हमारा समाज कमज़ोर को हमेशा ही दबाता रहा है। फिर एक अकेली जवान विधवा के चरित्र पर उंगली उठाना बहुत आसान था। उन सभी लोगों ने रिधिमा के खिलाफ गवाही दी जिनके प्रस्ताव को उसने कभी न कभी ठुकराया था। अदालत में रिधिमा केस हार गई थी। जज ने उसके ऊपर मुझे बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया। अपने शरीर को समय पर पुरुष को सौंपने वाली नारी सही कैसे हो सकती थी, और वह भी तब जब वह गरीब हो। रिधिमा के पास न शक्ति बची थी और न पैसे, जो वह केस हाईकोर्ट ले जाती। उस शहर में भी उसका कुछ नहीं बचा था। अपने बच्चों को लेकर वह शहर छोड़कर चली गई। जिस दिन वह जा रही थी मुझसे मिलने आई थी। आज जो भी मेरे साथ हुआ है वह एक मृग तृष्णा के पीछे भागने की सज़ा है। मुझे तो मेरी मूर्खता की सज़ा मिल गई है और मैं जा रही हूँ, परंतु तुमसे एक प्रार्थना है कि अपने इस फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। चली गई थी वह, मैं भी अपने परिवार के साथ वापस आ गया था। मेरे और सुषमा के बीच जो खालीपन आया था वह कभी नहीं भर पाया था। सही कहा था उसने, एक पत्नी ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया था। मैं भी कहाँ समय को माफ़ कर पाया और न ही भुला पाया था रिधिमा को। किसी भी रिश्ते में मैं वफादारी नहीं निभा पाया था, और आज मेरा अतीत मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर हंस रहा था। जो मैंने आज से कई साल पहले एक नारी के साथ किया था वही मेरी बेटी के साथ होने जा रहा था। नहीं, मैं रश्मि के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। उससे बात करूंगा, उसे समझाऊंगा, वह मेरी बेटी है, समझ जाएगी। नहीं मानी तो उस रजत से मिलूंगा, उसके परिवार से मिलूंगा, परंतु मुझे पूरा यकीन है ऐसी नौबत नहीं आएगी। रश्मि समझदार है, मेरी बात समझ जाएगी। उसके कमरे के पास पहुंचा ही था तो देखा वह अपनी किसी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उनकी बातों में रजत का जिक्र सुनकर मैं वहीं ठिठक गया। तेरे और रजत सर के बीच क्या चल रहा है? वही जो इस उम्र में चलता है।
तुझे शायद पता नहीं कि वह शादीशुदा हैं। पता है, फिर भी। रश्मि देख यार, जो इंसान अपनी पत्नी के साथ वफादार नहीं है वह तेरे साथ क्या होगा। क्या पता कल तुझे छोड़कर। मुझे लड़के नहीं, मैं लड़कों को छोड़ती हूँ। तो समझ नहीं रही यार। अब वह मुर्गा खुद कटने को तैयार बैठा है तो फिर मेरी क्या गलती। उससे लगता है कि मैं उसके प्यार में डूब गई हूँ, परंतु उसे ये नहीं पता कि वह सिर्फ मेरे लिए एक सीढ़ी है जिसका इस्तेमाल करके मुझे आगे बढ़ना है। जिस दिन उसने मेरे और मेरे सपने के बीच आने की सोची, उसी दिन उस पर रेप का केस ठोक दूंगी। और तुझे तो पता है, ऐसे केसेस में कोर्ट भी लड़की के पक्ष में फैसला सुनाता है। और फिर हंसी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। सीने में तेज दर्द के साथ मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे कानों में रिदिमा की आवाज़ गूंज रही थी कि अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना, अपने फरेब की विरासत अपने बच्चों में मत बांटना। परंतु विरासत तो बांट चुकी थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।